हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर में अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स के सारे वीडियोस देख लिए होंगे और अपने एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ा होगा। तो बच्चों, आज हमारा टारगेट जो है वो है फिर से नया चैप्टर लेकर मैं तुम्हारे सामने आया हूं, दैट इज सॉल्यूशंस। जो चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है बच्चा, वो है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। बच्चा, ये चैप्टर जो है ना वो हम लोग 3 पार्ट के अंदर में कंप्लीट करेंगे। आज का जो पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर का। किसकी बात करेंगे बच्चे? वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर को हम लोग अच्छी तरह से उसके कांसेप्ट को समझेंगे कि सर वेपर प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद हम बच्चा बात करेंगे सबसे पहला दैट इज नोन एज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। हम किसकी बात करेंगे सर? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। और हम लोग जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे रॉल्स लॉ, जिसके अंदर में जो पहला रॉल्स लॉ है वो पढ़ेंगे और वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस करेंगे किस प्रकार से सर ने रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर का कांसेप्ट दिया। बच्चा, सेकंड लेक्चर के अंदर में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा बच्चा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर में क्या कंप्लीट करेंगे सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। और तो थर्ड लेक्चर आएगा बच्चा, उसके अंदर में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हेनरी लॉ। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। इसके अंदर में बच्चे सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है सर दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। और आई होप आप लोगों ने मोल कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, जिसके अंदर में वहां पर मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी, जिनकी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से देखा होगा। तो बच्चों, वो वाली कंसेप्ट्स को मैं एक बार रिकैप्चुलेट जरूर करूंगा और उनके मैं क्या करूंगा ना, आपको फॉर्मुलाज लिख के फटाफट क्या कराऊंगा, उसके ऊपर मैं 5-10 सवाल करा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर में वहां से भी क्वेश्चन उठ जाए। तो वो वाली काम हम लोग आखिरी में करेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम पार्ट उसका आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय हमें नहीं देना है। हमें वो चीज सीखना है बच्चा जो ये चैप्टर का कोर है। वो क्या है सर? रॉल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहॉलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोहॉलिक नीट। तो बच्चा, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक दैट इज नोन एज सॉल्यूशंस। बच्चा, अगर मैं आपसे बात करूं सर कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है सर, आपने पढ़ा है सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है सर? सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है बच्चा? सबसे पहले समझना कि इस दुनिया के अंदर में 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक को कहा जाता है सर होमोजेनियस मिक्सचर्स और एक को कहा जाता है सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या क्या होते हैं बच्चा? 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक को कहते हैं होमोजेनियस और एक को बोलते हैं हेट्रोजेनियस। ठीक है ना? होमोजेनियस मिक्सचर्स जो होते हैं सर वो कैसे बनते हैं सर? सिमिलर टाइप्स के बनेंगे। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं सर? 2 डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? होमोजेनियस मिक्सचर्स। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चा, इसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू? होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। बच्चा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर सॉल्यूशन क्या होता है। सर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है सर क्या होता है? वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि सर क्या बना होता है? 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं सर सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सर सॉल्वेंट। ये बात आपने पढ़ा है? हाँ सर। सॉल्यूशन क्या है सर? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग अ 2 कंपोनेंट। ठीक है ना? 2 कंपोनेंट के बीच का जो मिक्सचर होता है सर उसी को क्या कहते हैं? हम होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो बच्चा, इसके अंदर में 2 चीजें होती हैं। क्या होता है सर? सॉल्यूट और दूसरा होता है सर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख देता हूं सर कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल सही बात है सर। तो शुरू करते हैं बच्चा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? 1 मिनट में अपना ये निकाल लूं, ठीक है ना? तो बात करते हैं बेटा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की। हम किस चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं सर? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में जो पहला बात हम लिखने जा रहे हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। ये सर सॉल्यूशन होता क्या है? सर सॉल्यूशन का अगर मैं डेफिनेशन दूं तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजेनियस, ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंसेस। ठीक है, 2 और मोर सबस्टेंसेस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं सर? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है सर? सॉल्यूशन कहा जाता है बेटा। दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा पहला बात, दैट इज इसके 2 पार्ट होते हैं। वन इज नोन एज सॉल्यूट एंड अनदर इज नोन एज सॉल्वेंट। तो बच्चा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर सॉल्यूट क्या होता है। ध्यान सुनना, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट सर वो चीज होती है जो क्या होती है? सॉल्यूशन के अंदर में सबसे कम अमाउंट में पाया जाए। क्या होते हैं सर? फिर से बता रहा कि सॉल्यूट वो चीजें होती हैं जो क्या होती है सर? सॉल्यूशन के अंदर में कम अमाउंट में पाया जाए, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं सर? कम होते हैं। पहला बात क्लियर है। दूसरा हम बोलेंगे सर कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? सॉल्यूशन के अंदर में कम होती है। क्या बोलेंगे सर? इसकी जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर में वो क्या होती है सर? कम होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्यूट्स कहते हैं। सॉल्यूट्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? गैस भी हो सकता है। सॉल्यूट भी लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर? गैस भी हो सकता है। क्लियर है एकदम? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट? तो बेटा हम पहले सॉल्यूट की डेफिनेशन लिखते हैं कि सॉल्यूट किसे कहा जाता है। ठीक है ना? सॉल्यूट किसे कहा जाता है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर एकदम? तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर सॉल्यूट क्या होता है। तो बता दिए सर सॉल्यूट की क्या होती है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वह कंपोनेंट है सर ये सॉल्यूशन का। ठीक है, वो ये कौन सा है सर? ये कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसकी अमाउंट क्या होती है सर? सबसे कम होती है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच है, सबसे पहले क्या बोलेंगे? लोअर अमाउंट। इसकी अमाउंट क्या होती है सर? कम होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे सर? कम होंगे, है ना सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहें या फिर नंबर ऑफ मोल्स कहें, वो भी क्या होगा सर? लो अमाउंट में होगा। तीसरा कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में एक से अधिक सॉल्यूट्स पाए जा सकते हैं। कहते हैं सर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में मोर देन क्या बोलेंगे सर? 1 सॉल्यूट कैन बी पॉसिबल। मोर देन 1 सॉल्यूट
कैन बी पॉसिबल। ठीक है, ये बात समझ में आया सर कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सर एक से अधिक सॉल्यूट पाया जा सकता है। अब बात करते हैं सर सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट का सर पहला डेफिनेशन हम ये बोलेंगे कि सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो सॉल्यूशन के अंदर में क्या होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट को कैरी करते हैं। क्या करते हैं सर, सॉल्वेंट वह चीज होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर में सबसे अधिक होती है। क्लियर है एकदम। दूसरा बोलेंगे सर इसकी अमाउंट क्या होती है सर, ज्यादा होती है। एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस। बेटा याद रखना कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट वही होगा, ध्यान सुनना बेटा, सॉल्यूशन वही होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वो होगा अगर, ठीक है, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की वो हमेशा सेम होती है। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला एक बार कि सॉल्वेंट विद क्या होता है मैं समझाना चाहूंगा। मान लो कि एक मेरे पास एक मैंने सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया मैंने सर, सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इस सॉल्यूशन का अगर मैंने बनाया और ये सॉल्यूशन सपोज करो कि मैंने बनाया है वाटर से, मैंने क्या बनाया सर, वाटर से, और मैंने बनाया है शुगर से। क्या बनाया सर, शुगर से। ठीक है, मैंने जो सॉल्यूशन बनाया सर वो किससे बनाया है, वाटर से बनाया है और शुगर से बनाया है। तो फाइनली जब ये शुगर इसके अंदर में आएगा, ठीक है, ये कहलाएगा सर जब ये शुगर और फाइनली इसके अंदर में आएगा, तो फाइनली अगर हम देखें तो इसके अंदर में जो फाइनल स्टेट आएगी सॉल्यूशन की, ठीक है, जो फाइनल स्टेट आएगी सॉल्यूशन की जब आप इसको स्टीयर कर दोगे तो वो कैसी होगी सर, होमोजीनियस होगी। मतलब हम इन दोनों पार्टिकल को पहला बात तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं या फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सर कि वाटर कौन है और क्या है सर, शुगर कहां है। अब जो ये जो फिजिकल स्टेट है फाइनल सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट है सर वो कैसी है सर, दैट इज लिक्विड। कैसी है सर, लिक्विड। क्लियर है एकदम, लिक्विड है। तो याद रखना बेटा। अब याद ध्यान सुनना कि सॉल्वेंट किसे कहेंगे सर, सॉल्वेंट उस मतलब सब्सटेंस को कहेंगे सॉल्यूशन का जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट जैसा हो। तो मतलब हम कहेंगे जो वाटर है सर ये कैसा होगा, शुगर हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है और वाटर कैसा लेंगे सर, लिक्विड स्टेट में। तो सॉल्वेंट वह होता है सर जिसका तुम्हारा फाइनल जो तुम्हारा सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट होनी चाहिए, वही सब्सटेंस क्या कहलाएगा सर, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये बात नहीं बोल देना चाहिए कि वाटर इज एक्ट एज सॉल्वेंट। देखो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैं मानता हूं कि बहुत जगह पर वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की जैसा एक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये कहता है कि जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है और जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है वो सेम होना चाहिए। ध्यान से समझ में आया। ये बात पक्का मैं बताता हूं कि 99% जनता को नहीं पता थी, है ना। अगर पता थी तो कमेंट करना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं सर कि जो वाटर का जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है और जो तुम्हारा सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है सर वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। तब उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर एकदम, बढ़िया समझ में आया। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं सर तो क्या बोलूंगा, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है सर ये, ठीक है ना, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच है, ठीक है ना, which है मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, इसका हमेशा अमाउंट कैसा होगा सर, मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसकी अमाउंट हमेशा कितनी होगी सर, ज्यादा होगी। उसी को हम क्या कहेंगे सर, सॉल्वेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे सर, सॉल्वेंट कहेंगे। और याद रखना सर सॉल्वेंट, ठीक है ना, हैव द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर एकदम। ये बात सबसे ज्यादा नोटेबल पॉइंट है बेटा कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमेशा क्या होगी सर, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट जैसी होगी। उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर एकदम, बढ़िया समझ में आ गया। आगे बढ़े तो ये हो गया सर बेसिक बात है कि सर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं सर, हेटेरोजेनियस किसे कहते हैं। क्लियर है। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोस मिक्सचर्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं सर, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटा समझना कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के आधार पर हम सॉल्यूशंस को मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आओ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हम बात करने जा रहे हैं सर कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, सॉल्यूट के आधार पर, ध्यान सुनना, सॉल्यूट के आधार पर एक बात और याद रखना, इस बात को मैंने लिखना भूल गया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्यूट के नंबर एक से अधिक हो सकते हैं, सॉल्यूट के नंबर एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो हमेशा, सॉरी, सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। इसलिए हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बेटा वो किसके ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट। किसके ऊपर है सर, इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट के आधार पर है। तो बच्चा इस तरह से टोटल 3 तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं। एक को कहा जाता है सर बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है सर, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन सर वह सॉल्यूशन है जिसके अंदर में एक सॉल्वेंट होगा, ध्यान से देखना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और एक क्या होगा सर, सॉल्यूट होगा। दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है सर जिसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं सर, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर में एक सॉल्वेंट होगा और क्या होगा, 2 सॉल्यूट होंगे, और क्या होगी सर, 2 सॉल्यूट हो, उसे कहा जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। और एक होता है सर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर में एक सॉल्वेंट होगी सर और क्या होगी, 3 तरह के सॉल्यूट्स मिलाए जाएं, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बेटा इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज वाटर प्लस शुगर। अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे सर, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। इसमें क्या करो सर, पानी डालो, शुगर भी डाल दो और प्लस सॉल्ट भी डाल दो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, टर्नरी सॉल्यूशन। और इसमें क्या करो सर, पानी डाल दो, शुगर डाल दिया मैंने सर, प्लस सॉल्ट डाल दिया,
और प्लस क्या कर दिया बेटा, मान लो मैंने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बन गया वो कैसा सॉल्यूशन बन गया, दैट इज नोन एज क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बेटा हमें जो पूरी की पूरी चैप्टर पढ़नी है, उस चैप्टर के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे सर, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। हमें मेनली किसके ऊपर फोकस करना है सर, बाइनरी सॉल्यूशंस के ऊपर में फोकस करना है, ठीक है। हमें किसके ऊपर फोकस करना है, बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चा जो हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ने वाले हैं ना, रॉल्स का जो लॉ पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है सर, ये वैलिड है ओनली ऑन बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर में, वो किस पे वैलिड होगा सर, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस पे वैलिड होगा। क्लियर है एकदम। तो जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे वो किसके ऊपर वैलिड है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब हम इन टर्नरी और क्वांटरनरी सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे, पूरी चैप्टर में जो भी लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके ऊपर बेसिस होगा सर, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशंस पे। क्लियर है एकदम, दैट इज किसके ऊपर होगा सर, बाइनरी सॉल्यूशन पर। तो शुरू करते हैं बच्चा, दैट इज the most important topic of our chapter, that is known as vapor pressure। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, that is known as vapor pressure। क्लियर है एकदम, बढ़िया समझ में आ रहा है। आई होप अब आपको वीडियो अच्छा से क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ इंटरेक्शन बना के रखो, मैं जो सवाल पूछता हूं ना वो सवाल अपने दिमाग में घुमाओ, ठीक है, कि हाँ सर ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, है कि नहीं। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ता हूं, चलो। तो हेडिंग लगाना सभी कोई, इस चैप्टर का पहला टॉपिक दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सर, वेपर प्रेशर को समझने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा आपको वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है समझते चलना कि वेपर प्रेशर क्या होता है। बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन क्या है। देखो बच्चा, वेपर प्रेशर के हम दो डेफिनेशंस देते हैं, ठीक है। जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जो कि इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोलो या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसको एक्सप्लेन करता है, वो मैं लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लिखता हूं, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। बच्चा वेपर प्रेशर को डिफाइन किया जाता है कि द प्रेशर exerted by the vapor, ठीक है, the pressure exerted by the vapor on liquid surface at equilibrium, ध्यान से सुनना, of liquid vapor, ठीक है, at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure। उसी को क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर कहते हैं। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बोल रहा है सर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अरे क्या बोलना चाहते हो सर, वो तो समझाओ। आओ मैं इसका फील देता हूं। मान लो बेटा कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर में क्या है सर, प्योर लिक्विड है। क्या है सर, प्योर लिक्विड मैंने रखा है, मतलब प्योर सॉल्वेंट मैंने इसके अंदर में रखा है। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, इस प्योर लिक्विड के अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ सर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। सर इस लिक्विड के अंदर में एक से अधिक मॉलिक्यूल होगा। क्या आपने क्लास 11th के अंदर में सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था ना तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, ऐसा टेंशन ना लो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा, अगर आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा और हल्की हल्की यादें अगर आपको हो तो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चा ये जो पूरा का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल बना होगा वो बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। हाँ सर। बच्चा जो वाटर मॉलिक्यूल यहां कहीं पर होगा, कहां पे सर, यहां कहीं पर होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर में चारों ओर से क्या लग रहे होंगे सर, फोर्स लग रहे होंगे, है ना। हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो उसके अगल बगल है वो उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। ये क्या लगा रहा होगा सर, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। तो हाँ सर, इसके ऊपर में ना चारों ओर के अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे जो कि कैसे होंगे सर, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। और बेटा अगर मैं इसकी नेट फोर्स की बात करूं इस मॉलिक्यूल के ऊपर में, तो इस नेट फोर्स सर इस पे क्या होगा, जीरो होगा, है ना सर। इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा सिस्टम पर वो कैसा लगेगा सर, जीरो होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा सर, अपने लोवेस्ट एनर्जी में होगा। और क्या बोलेंगे सर, ये रैंडम मोशन कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा सर, ये जो बंदा है इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो है। और तुमको पता है कि क्या होंगे सर, ये हर एक जो है ये मतलब क्या है, आज समझ सकते हो कि ये बेवड़ा है ना। ये क्या है, बेवड़ा है, ये अपना मस्त अपना जिंदगी काट रहा है। क्लियर है, ये अपनी जिंदगी में मस्त है, कोई टेंशन नहीं है इसकी जिंदगी में, ये बेवड़ा है, ठीक है। इसको कहीं भी जाए जो इसको जहां लात मारेगा वो अपना निकल जाएगा। बेटा इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो है और ये लौंडा कैसा कर रहा है सर, रैंडम मोशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर, रैंडम मोशन कर रहा है। क्लियर है एकदम। अब थोड़ा बात करते हैं ना सबसे टॉप वाले मॉलिक्यूल की। पता है ना, जिंदगी में टॉप पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, टॉप पर बने रहना बहुत बड़ी बात है, ये याद रखना। एक बार फर्स्ट आना या फिर एक बार किसी एग्जाम्स के अंदर में, टेस्ट के अंदर में टॉप 1 पे आना हार्ड बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार मेहनत करके 24 घंटा 48 घंटा मेहनत करके आप रैंक 1 पे जरूर आ सकते हो, लेकिन रैंक 1 पे हमेशा रहना ये एक बहुत बड़ा टफ बात है। रीजन क्या है बेटा, कि जो आपसे जो नीचे वाले बंदे हैं वो हमेशा आपके ऊपर एक क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे कि आप फिर से अपने स्थान को वहां को छोड़कर नीचे आ जाओ। ठीक उसी प्रकार से हाल है इस बंदे की, जो कि बेटा कहां पर खड़ा है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके जो साइड वाले लिक्विड के सरफेसेस हैं वो इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन बेटा कोई भी फोर्स ऐसा नहीं होगा जो कि इसके ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर, कुछ भी नहीं है। मतलब सर इसके ऊपर में ना एक डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लग रहा होगा। और इस वाले वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके ऊपर में नेट फोर्स जो होगा सर वो जीरो नहीं होगा। ख्याल समझना, इसमें जो सर नेट फोर्स होगा इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर में, इस वाटर मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब इस पे हमेशा एक पुलिंग फोर्स लग रही होगी। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो बंदा है कौन सर, ये जितने भी तुम्हारे रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे वाले, ठीक है ना, ये तो है सर बेवड़े,
ये सब क्या है सर, बेवड़े। इनका क्या काम है, कोई एक लात मारा इधर चले गए, इधर कोई एक लात मारा उसे इसके पिछवाड़े पे उधर चला गया। तो एक बात आई, क्या हुआ कि अचानक से एक बार किसने इसके पिछवाड़े पे एक लात मारा और ये जाकर टकरा गया सर इस वाले मॉलिक्यूल पर। किससे टकरा गया सर, इस वाले मॉलिक्यूल पे, जो कि सर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बना। मैंने बोला ना कि जिंदगी में टॉप मोस्ट पे रहना आसान है, लेकिन क्या है सर, सॉरी वहां पहुंचना आसान है लेकिन रहना मुश्किल है। तो वही हालात इसके अंदर हुआ कि किसी ने इसको लात मारा है ना, और ये बंदा क्या हो गया सर, यहां से यहां पहुंच गया। क्लियर, याद रखना बच्चा, इसके अंदर में किसी भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हीट का जरूरत नहीं है सर इसको कराने के लिए। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, इसमें अनुमलिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, अनुमलिक आके आग लगाएगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है, किसी को आग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा रैंडम मोशन में जो बेवड़ा है, ये अपना कभी मूड किया जाके इसको ठोक दिया। बच्चा जैसे ही इसके ऊपर ठोकता है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल को मिल जाती है सर एनर्जी। क्या मिल जाती है सर, एनर्जी। दैट एनर्जी जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। पढ़े हो ना, हर बात रिलेट कर पा रहे हो फिजिक्स। याद रखना मुझे केमिस्ट्री आती है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स भी उतनी ही तगड़ी आती है, लेकिन बस मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं क्या हूं, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट था। तो बात करता हूं बेटा कि जो ये वाली जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है सर, ये वाली मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे सर, इसके ऊपर एनर्जी बढ़ गई। अब तुम्हें पता है कि जिंदगी में जब एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ सर, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इंसान के बहुत ज्यादा खुश हो जाने के चलते ये लौंडा भी खुश हो गया, बोले वाह बेटा मेरे को तो एनर्जी मिल गया, मैं तो फ्री हो गया, अब मैं वाटर मॉलिक्यूल को नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ यार। तो बेटा ये क्या करता है कि यहां से उनके ऊपर जाता है। और हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जानी होती है तो उसे फेज का चेंज करना होता है। मतलब इस केस में अगर इसके पास एनर्जी है और इसे अगर इस वाले सरफेस से बाहर जाना होगा तो इसे क्या करना होगा बेटा, याद रखना, इसे क्या करना होगा, अपने फेज को चेंज करना होगा। क्योंकि याद रखो, इसको बात को ऐसे फील करो कि अगर हम बात करते हैं तो हर एक स्टेट जो है इस नेचर के अंदर, वेदर इट इज एन सॉलिड स्टेट, वेदर इट इज एन लिक्विड स्टेट, इन दोनों स्टेट के ऊपर में हमेशा क्या लगता है सर, ग्रेविटी, है ना सर, बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी मॉलिक्यूल को ऊपर जाना है, अगर किसी मॉलिक्यूल को क्या करना है बेटा, ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो अपने फेज को लिक्विड और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर ले। ध्यान से, एकदम क्लियर नहीं समझ में आया ना तो ऐसा वीडियो तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां मैंने क्या बोला सर कि जो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में क्या बोलेंगे सर कि अगर उसे यहां से ऊपर जाना है और उसे अपनी ग्रेविटी वाली फीलिंग को घटाना है, उसकी ग्रेविटी वाली फीलिंग को क्या करना है बच्चा, घटाना है, तो क्या करना होगा सर, इसे यहां से ऊपर जाना पड़ेगा और अपने फेज को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अब जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, वेपर के अंदर में। किसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वेपर के अंदर में। और ये प्रोसेस होती है बेटा, दैट इज जो लिक्विड से वेपर बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। पढ़े हो आप लोग कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर, इवेपोरेशन कहा जाता है, इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्लियर। लेकिन देखो ध्यान से, अब जैसे क्या होगा कि जैसे ही बेटा ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को जिंदगी में फ्री समझा, ठीक है कि हाँ बेटा अब तो लाइफ में सेट है भाई, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मस्त जिएंगे, क्या मतलब है भाई तुम्हें साहब। लेकिन पता है ना कि हर इंसान जब ऊपर बहुत चढ़ जाता है ना तो उसको खींचने के लिए बहुत लोग होते हैं, भाई बोलते हैं कि ज्यादा ऊपर जा रहे हो, पक्का नीचे आना तो जमीन पे ही है ना, कहां जाओगे, कब तक जाओगे। तो वही हालात इस बंदे के साथ भी होने वाला है। कारण क्या बेटा कि ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर में एकमात्र यही पार्टिकल होगा। हाँ सर, ये तो बात हमने सोची ही नहीं थी, इसके बगल वाला भी तो होगा, इसके बगल वाला भी तो होगा, कोई और बेवड़ा आके इसके ऊपर भी तो लात मार के गया होगा, या फिर ये भी तो कोई एक होगा जिसके ऊपर ये टकरा गया होगा, है ना। तो बच्चे क्या होता है कि जैसे ही ये वाली जगह खाली होती है, एक बात और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जैसे ही ये जगह अच्छा, ये वाला रेट कैसे और बढ़ते जाता है वो समझाना चाहता हूं बेटा। जैसे ही ये वाली जगह खाली होती है तो पता है क्या होता है, इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ना भगदड़ स्टार्ट हो जाती है और ज्यादा तेजी से, क्योंकि वो जगह खाली हो गई। अब सबको पता है कि जिंदगी में हर किसी को टॉप वन पे पहुंचना है। हाँ, ये बात तो सर आपने सही पकड़ा है कि हर इंसान को अपने जिंदगी में टॉप पे पहुंचना होता है। तो जैसे ही बच्चा ये वाला जगह खाली होता है, आपने जो ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो टॉप पे पहुंचना होता है वो तो अमर हो गया, नहीं सुने हो, अरे हम तो अमर हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जगह खाली हो गया, तो सर इस वाले जगह पर आने के लिए अब क्या होगी ना, और ज्यादा भगदड़ मचेगी। क्या होगी सर, और ज्यादा भगदड़ मचेगी। मतलब हर एक जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है सर, वो एक दूसरे में और ज्यादा तेजी से कोलिजन करना शुरू करेगा। इसलिए बोला बेटा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो तुम्हारी रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है बेटा, वो क्या होती है सर, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर में जैसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ता है, वैसे ही क्या होती है सर, बाकी मॉलिक्यूल्स उस पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए भागना शुरू करते हैं, और इससे क्या होती है सर, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती चली जाती है। क्लियर एकदम। तो रेट ऑफ कोलिजन क्या होती है सर, इंक्रीज होने चली जाती है। तो इस केस में क्या हुआ बेटा कि जैसे ही ये स्पेस बाहर खाली हुआ तो और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अंदर में क्या होने लगा, कोलिजन। कोलिजन होते ही जो और भी जो तुम्हारे सरफेस पे आने वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, इनकी भी क्या हुई, एनर्जी बढ़ी, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए सर, ऊपर पहुंचने लगे। ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे सर, ऊपर पहुंचने लगे। लेकिन मैंने क्या बोला था, अच्छा अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस बंदे को क्या लगता था कि मैं ही इस दुनिया में सिर्फ आजाद हूं। हाँ, ये बात तो सही है सर, ये सोच रहा था ना, अरे भाई अब क्या है यार लिक्विड भाई, हाँ नहीं है सर, आपको जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं अकेले जिंदगी जी लूंगा। बोला अच्छा, लेकिन इसको याद ध्यान नहीं दिया ना कि इसके जगह पे ना और भी अड़ोसी पड़ोसी आ रहे थे। सही है सर, इसके बीच में क्या होगा सर, बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी आने लगे। सर ये अड़ोसी पड़ोसी के बीच में अब क्या होगा, ऊपर में भी क्या होगी सर, समझ रहे हो ना, ऊपर में क्या होगी सर, जगह बढ़ेगी, है ना, बहुत सारी जो मतलब कंजेस्टेंस शुरू होगा, ठीक है ना, बहुत सारे लौंडे यहाँ पर आप आने लगेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आने के चलते, क्लियर है, ध्यान सुनना, अभी बहुत सारे लोगों के आने के चलते अब इन दोनों के बीच में भी क्या होने लगेंगे सर, वेपर और वेपर के बीच में लड़ाई। ठीक है, क्या होने लगेगा सर, कोलिजन। इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा सर, कोलिजन होने लगेगा। हाँ, कोलिजन होने लगेगा सर। जैसे ही कोलिजन होगा तो लड़ भिड़ेंगे ना, तो अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी लेके ऊपर गए थे, अब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी सर, डाउन, है ना। भाई बहुत मस्ती कर ली है, अभी सोचा ना कि यार मेरे पास बहुत पैसा है,
तू क्या कर लेगा, है ना। तो 2 3 4 पैसे वाले क्या हुए, एक दूसरे से लड़ भिड़ गए, सबकी पैसा क्या हो गई, खत्म हो गई। यही तो होता है वर्ल्ड वॉर के अंदर में, है ना। वॉर के अंदर में क्या होता है, दो डिफरेंट नेशंस जब एक दूसरे से क्या करती हैं, का मतलब कि लड़ाई झगड़ा करती हैं, तो क्या होता है, हर दोनों नेशंस को हमेशा याद रखना यार, दुनिया में ये अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो आपको पढ़ा होगा कि कंपटीशन जो होता है बच्चा, वो हमेशा क्या होता है सर, हमेशा लॉस कराता है ना। कंपटीशन के अंदर में कोई फायदा नहीं होता। तो अगर मैं सुना होगा आपने कि दोनों का जो इंटरेक्शन होता है कंपटीशन के अंदर में, वो क्या होता है सर, नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चा, ये जो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे, इन हायर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन, है ना, कि हमें ऊपर रहना है तुम और मुझे ऊपर रहना है। तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगा सर, कोलिजन। क्या होने लगा, कोलिजन। कोलिजन होने के चलते अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं सर, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, क्लियर एकदम, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी की लॉस हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी की लॉस हो रही है। तो बेटा एनर्जी की लॉस हो रही है, तो अब क्या होगा ना कि अब ये बेचारे आ गए औकात पे, बोले लिक्विड भैया मुझे वापस ले लो, मैं नहीं रह पाऊंगा सर, मेरे पास एनर्जी नहीं है, माफ कर दो मुझे, मैं बह गया था, है ना। तो अब क्या होगा बच्चा, ये जो लिक्विड भैया है इनको बोलेंगे सर अब मुझे वापस लाना है। तो एक बच्चा फिर क्या होगा, ये जो वेपर है वो वापस से क्या होने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे, है ना। वापस से क्या होने लगेंगे सर, ये नीचे आने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब इस केस में अब क्या होगा सर, कि जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो वेपर से लिक्विड में बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, कंडेंसेशन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया बेटा, एकदम बढ़िया समझ में आया, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन। अब समझना क्या होता है बच्चा। अगर मैं बात करता हूं ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होता है वो सर हर एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। रीजन क्या है बच्चा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, वह फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ओवरऑल इस सॉल्यूशंस के अंदर में कांस्टेंट रहती हैं। वो क्या रहती है सर, कांस्टेंट रहती हैं। ठीक, तो मतलब ये है कि जो ये पूरा गेम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, रेट ऑफ कंडेंसेशन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, रेट ऑफ कंडेंसेशन के ऊपर में। और सर जो ये रेट ऑफ कंडेंसेशन है ना, ये डिपेंड करेगा कोलिजन बिटवीन द वेपर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है सर, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा नीचे, दैट इज द रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, क्या बोलेंगे सर, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन बिटवीन वेपर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है सर, जितना ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जितने ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उतना ज्यादा रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। हां सर, उतना ज्यादा सर वेपर वापस से लिक्विड में आने लगेंगे। अब मैंने बोला सर कि वेपर, ये तो समझ में आ गया सर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस, लेकिन यहां एक लाइन लिखा है बेटा, एट इक्विलिब्रियम। सर रीजन क्या है एट इक्विलिब्रियम कहने का, ध्यान से सुनना बच्चा। यहां पर क्या होता है, सुनना। अभी क्या है कि मान लो कि यहां पर मेरे पास 100 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। कितने थे सर, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, और इसमें से सर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी देकर हमने उसे वेपर में वापस कन्वर्ट किया, और वापस से फिर 100 में से 10 ऊपर गए, ठीक है ना। और तो टोटल मान लो कि पहले यहां पर एक मिनट गलती हो गया मुझसे, मैं बोलूंगा सर कि मान लो कि यहां पे टोटल 100 मॉलिक्यूल्स पहले से वेपर के प्रेजेंट थे। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स मान लो कि वेपर के पहले से प्रेजेंट थे, और इसकी एनर्जी से क्या हुआ सर, और इसने 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर भेजे, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हुआ सर, और ज्यादा बढ़ा, है ना। रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना ज्यादा बढ़ा, और फिर क्या हुआ सर कि वो तो नीचे आया। ठीक, लेकिन क्या होता है ना प्रॉब्लम, इसके चलते बार बार रेट ऑफ कंडेंसेशन तो बदल रहा है। तो हम सर वेपर, उस प्रेशर को मेजर कैसे करें जो वेपर और लिक्विड के बीच में लग रहा है। तो सर इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। किस पे आ जाए सर, इक्विलिब्रियम पे। बेटा क्यों, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि अगर ये 10 मॉलिक्यूल ऊपर भेजता है, तो वापस से जो ये वाटर वेपर्स है वो 10 मॉलिक्यूल नीचे भेज देंगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वी कैन एबल टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। दैट्स व्हाई यूजेस इक्विलिब्रियम। इसलिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम हम बोल देते हैं सर कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या है सर, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो मतलब इस केस में हम बोलेंगे कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है सर वो कैसा हो गया सर, इक्विलिब्रियम पे आ गया। इसलिए बेटा वेपर प्रेशर को हम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एज अ इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। और बेटा यहां पर सैचुरेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये तीनों नाम एक ही नगीनों का है, ये तीनों नाम क्या है, एक ही नगीनों का है। दैट इज वेदर वी कैन से अबाउट द वेपर प्रेशर, वेदर वी कैन से दैट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, और वी कैन से दैट अबाउट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अच्छा, मैं अगर मैं ग्राफ से समझाना चाहूं बेटा, तो मैं ग्राफ क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखना। यहां पर देखना कि ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो कि मैं बोलूंगा सर जो रेट वर्सेस समय का रेट है यहां पर, ठीक है, और यहां समय है, ठीक है, ये है तुम्हारा समय। क्लियर है, ध्यान सुनना बच्चा। रेट ऑफ कंडेंसेशन, इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है, हां सर। रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरा क्या है सर, कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है वो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटीज इस रिएक्शन के लिए, जो फिजिकल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कांस्टेंट होता है। और सर रेट ऑफ कंडेंसेशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ 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 रहा है। एक ऐसा समय आएगा बेटा जिस केस के अंदर में रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। ये वह समय होगा जिस केस में सर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ क्या बोलेंगे सर, कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा सर, बराबर होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होगा। इस वाले जो वेपर प्रेशर होगा सर,
इस समय पे जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसी प्रेशर को नाम दे दिया जाता है बच्चा वेपर प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है बेटा? वेपर प्रेशर। क्लियर है एकदम? बढ़िया समझ में आया कि व्हाट इज वेपर प्रेशर और व्हाई वी आर सेइंग अबाउट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये हो गया बच्चा फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं बेटा सेकंड डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर की। क्लियर? स्टार्ट करें? बढ़िया समझ में आया? अगर समझ में आया तो बेटा बढ़िया से समझो, ठीक है? क्योंकि चैप्टर को आपको आगे अच्छी तरह से समझाना है। मैंने वेपर प्रेशर पे समय क्यों लगाया और क्यों बोला कि सर ये अकेला लेक्चर से वेपर प्रेशर का होगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर में कांसेप्ट्स बिल्ड करने हैं आपके। बहुत सारे बच्चों को बेटा वेपर प्रेशर समझ में ही नहीं आता कि सर ये वेपर प्रेशर होता क्या है, तो उसी को समझाने की मैंने डिपिक्शन की और बढ़िया से क्लियर करने की कोशिश की। आगे बढ़े? बढ़िया समझ में आ रहा है? चलते हैं। चलो अब बेटा जो सेकंड डेफिनेशन होती है वेपर प्रेशर की वो मैं लिखता हूं, ठीक है? अच्छा एक बात और, कुछ बातें मैं कर लेता हूं सर किसके बारे में? सर इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन के बारे में ना कुछ और बातें आप सीख लो बेटा। जो इवेपोरेशन है, ठीक है ना, ये जो इवेपोरेशन है इस प्रोसेस के अंदर में जो इवेपोरेशन है इसके अंदर में क्या हो गई? एनर्जी देनी पड़ी। क्या करनी पड़ी सर? एनर्जी देनी पड़ी। भले स्पॉन्टेनियसली एनर्जी देनी पड़ी, रैंडमली देनी पड़ी, लेकिन देनी पड़ी। मतलब जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है बेटा ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है ये क्या होता है? इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस केस के अंदर में अगर मैं बात करूं तो इस केस के अंदर में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है सर? ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है? इसके अंदर में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है? इवेपोरेशन क्या है सर? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है? ये क्या है तुम्हारा? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है? दूसरा बेटा बोलेंगे कि जो ये इवेपोरेशन है ये क्या है सर? एक सरफेस फिनोमेना है। ये क्या है सर? एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है? ये एक सरफेस फिनोमेना है। तीसरा बात हम लोग बोलेंगे बेटा कि जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन जो होती है बेटा वो क्या होती है? ध्यान समझना, जो इवेपोरेशन होती है वो क्या होती है सर? किसी भी टेंपरेचर पे होती है। कैन टेक्स प्लेस, ठीक है, एट एनी टेंपरेचर। किसी भी टेंपरेचर पे सर इवेपोरेशन हो सकता है। और चौथा बात बेटा हम बोलेंगे कि जो इवेपोरेशन होती है सर ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या है बेटा? ये वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो फिर से एक बार बता दूं कि इवेपोरेशन क्या है बेटा? इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसके अंदर में हमेशा एनर्जी लगती है। दूसरा बेटा ये सरफेस फिनोमेना है। तीसरा बात ये बोलेंगे कि सर ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है सर? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और इसमें कोई भी टेंपरेचर का रोल नहीं होता। रेट ऑफ इवेपोरेशन हर टेंपरेचर पर क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। एकदम बढ़िया समझना। कई बच्चों को ना इवेपोरेशन समझ में ही नहीं आता यार इवेपोरेशन क्या होता है। बढ़िया से क्लियर कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन। आगे बढ़े बच्चा, दूसरा डेफिनेशन मैं लिखता हूं। मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम कौन सा बोला मैंने सर? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला था सर? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बोला था। हाँ ये तो बात तो सही बोला सर आपने, बोला लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो बच्चा ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को मुझे समझाना दो। मैंने बोला कि सर लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, ठीक है? मतलब मेरे पास अगर पानी लिक्विड स्टेट में है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? गैसियस स्टेट के अंदर में। अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? केपी। केपी बराबर मैं क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर लिक्विड। और अगर आपने अच्छी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो लिक्विड और सॉलिड की जो सर पार्शियल प्रेशर्स होती है वो क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। मतलब हम लिखेंगे दैट इज PH2O लिक्विड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? Kp। इसलिए बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोलते हैं। बिकॉज जो इसकी जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है बेटा? इट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो सर सेकंड डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे सर? वेपर प्रेशर। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसे क्या कहा जाता है बेटा? ये ज्यादा काम की डेफिनेशन होती है। ये हो गई सर एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये क्या हो गई सर? एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। और वो जो मैंने बताया था सर वो क्या थी? थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। वो क्या थी सर? थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। और ये क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है? क्लियर एकदम? तो इसको छाप लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। चलो छाप लो इसे, पॉज कर लो वीडियो को, सॉल्व कर लो, सॉरी सॉल्व मत करो, छाप लो इसे। मिटा दो, चलो।
जैसे ये क्रैश कोर्स है ना, इस कारण से मुझे थोड़ा फास्ट होना पड़ता है, नहीं तो अगर मैं लेक्चर्स अगर आगे की ओर आपकी आएंगी सीबीएसई के बाद, जो मैं शायद फेब में शुरू करूंगा वो कोर्स, जिसके अंदर में बेटा 3 बैचेस हमारे यहाँ चलेंगी। ठीक है, पहली बैच मैं पहले ही छोटी सी बातें करता हूँ, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, अगर मेरे को वैसे लोग मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बेटा मेरे पास ना क्लास 11th की बैच होगी, ठीक है, क्लास 11th की बैच होगी। इस बैच का मैं जो नाम दिया हूं सर वो है एकलव्य बैच, ठीक है, एकलव्य बैच होगी सर। ये एकलव्य बैच के अंदर में आपको क्लास 12th नहीं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा जो बैच होगी वो क्लास 12th की बैच होगी। क्लास 12th के अंदर में जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उस बैच को हम लोग बोलेंगे सर, ये जो सर बैच मैंने बनाया है एकलव्य बैच बनाया है, और जो दूसरा बैच हमने बनाया है वो बैचेस है सर जिसको बोला जाता है सर ठीक है ना, इसको नाम है सर प्रयास बैच। ठीक है, ये जो बैच है ये प्रयास बैच है, इसके अंदर में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अब बेटा जो थर्ड बैच आने वाला है वो होगा सर ड्रॉपर के लिए। ठीक है, ये ड्रॉपर नीट की बच्चों के लिए बैचेस होंगी, और ये जो बैचेस है सर वो बैचेस है सर, ये जो बैचेस हमने बनाया है ये बैच है सर फतेह बैच। ठीक है, ये जो बैच है वो क्या है सर, फतेह बैच है। ठीक है, ये 3 बैचेस आपके आएंगे। आई थिंक जो एकलव्य बैच है ये एकलव्य बैच फैब के मंथ में आएगा। ठीक है, जो एकलव्य बैच है बेटा वो कब आएगा, फैब के मंथ में आएगा। क्लास 12th वालों इनकी बैचेस तुम्हारी लगभग आई थिंक ये भी लगभग समझो कि मिड ऑफ द जनवरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मिड ऑफ द जनवरी के अंदर में जो आई थिंक ये मार्च में आना चाहिए, क्योंकि ये वाली बैचेस जैसे क्लास 11th वाले बच्चे इसके अंदर एंटर करेंगे तब की शुरू होगी, तो ये बैच बेटा मार्च के महीना में स्टार्ट होगा। मार्च के मंथ के अंदर में जो बैचेस स्टार्ट होंगी वो होगी सर प्रयास बैच जो कि क्लास 12th के लिए होगी, और ड्रॉपर नीट के लिए जो बैच होगी सर वो होगी सर फतेह बैच, और इसके अंदर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर नीट 2023। ठीक है, नीट 2023 की प्रिपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जो बैच आने वाला है ओवरऑल ये 20 मई से आ जाएगा। ठीक है ना, 20 मई से लगभग ये बैच एनरोल कर पाएंगे हर बच्चे। ठीक है ना, 20 मई से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी जो कि होगी सर ड्रॉपर नीट की बैच जो फतेह बैच होगी। अच्छी बात ये है कि सर ये जो तीनों बैचेस होंगी ये यूट्यूब पर होंगी। ठीक है, ये सारी की बैचेस कहां होंगी सर, यूट्यूब पे होंगी, और ये सारी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तीनों के अंदर में कंटेंट अलग तरह से डिलीवर किया जाएगा। एकलव्य बैचेस में 11th क्लास के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्लास 12th वालों को कंसेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स कराने की बात की जाएगी, और जो सर ड्रॉपर की जो बैचेस होंगी इसके अंदर में हम फास्ट ट्रैक में कंसेप्ट्स को पढ़ा के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा नीट 2024 फॉर द ड्रॉपर्स बैच, एंड क्लास 11th के लिए क्या बोलेंगे सर, नीट 2026 की प्रिपरेशन होगी, और 12th वालों के लिए बेटा नीट 2024, और जो बोर्ड्स के लिए है वो बैचेस चलेंगी। ठीक है, ये क्रैश कोर्स फिर से आएगा अगले साल क्लास 12 के लिए, सॉरी। ठीक है, देखा जाएगा, मेरे हिसाब से ये बैचेस स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, अगर ये बैचेस स्टार्ट होंगी तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको फायदा होगा। और अच्छी बात क्या है कि सर इसके अंदर में हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर हो पाया जिंदगी में कुछ अच्छा तो हम सर जुआलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स के टीचर्स को भी हायर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी डॉक्टर्स होंगे नो डाउट, सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी मतलब पढ़ा रहे होंगे वो सारे डॉक्टर्स ही होंगे बेटा, डॉक्टर्स ही आपको पढ़ाएंगे जो जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर रखा है बेटा वही लोग आपको ये सब पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी नॉर्मल लोगों को लेके आऊंगा, जो भी आएंगे बेटा वो क्या होंगे सर, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, या फिर सर जो अपने फील्ड में अच्छे हैं, जो बड़े हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर में सर नीट क्वालिफाइड जितने भी तुम्हारे लोग होंगे वो आएंगे इसे पढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री मैं टेक ओवर करूंगा, जिसके अंदर में मैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, मैं इसमें क्या लूंगा, मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री लूंगा, और क्या लूंगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लूंगा। ठीक है, मैं इसमें क्या लूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लूंगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई और आएंगे जिन्हें आपसे पढ़ना है, और अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे ही पढ़नी है तो मैं क्या करूंगा, क्लास 12th की तो कंटेंट मैं अभी क्रैश कोर्स के अंदर में दे दूंगा, और बाकी सारी की सारी चीजें आगे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अगला टॉपिक हमारा, जिसके अंदर में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं बच्चा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। ठीक है बच्चा, सबसे पहला बात होती है वोलेटिलिटी। क्या होती है बेटा, वोलेटिलिटी। नहीं बोलते आजकल तो ये कॉमन वर्ड हो गया कि ये लड़का बड़ा वोलेटाइल है ना, ये लड़का बहुत वोलेटाइल है, कुछ अच्छा करेगा। क्या होता है सर ये वोलेटाइल? बेटा वोलेटाइल क्या होता है सर, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसकी वेपर प्रेशर क्या होती है, ज्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है वोलेटाइल। ठीक है ना, जो जो क्या होता है सर, जिसकी वेपर प्रेशर क्या होती है, ज्यादा होती है, उन सबस्टांस को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल, है ना, वो होता है हाई वोलेटाइल। और जिस मतलब की सबस्टांस की वेपर प्रेशर कम होती है उसे कहा जाता है लेस वोलेटाइल। ठीक है, वो लिक्विड जिसकी वेपर प्रेशर अधिक हो तो उसे कहा जाता है सर मोर वोलेटाइल, और जिसकी वेपर प्रेशर कम होती है उसे कहा जाता है सर लेस वोलेटाइल। पहला बात हो गया सर वोलेटिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये क्या हो गया सर, वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी हो गया, इसका मतलब अगर और अच्छा से मैं समझाऊं तो वोलेटिलिटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड टू इवेपोरेट। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया कि सर वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी होती है दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड टू इवेपोरेट। ठीक है ना, इवेपोरेट करने की जो टेंडेंसी होती है बच्चा, उसी को क्या कहते हैं सर, वोलेटिलिटी। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टीज है किसी भी लिक्विड की, वो क्या होती है कि लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड ना ही किसी शेप पे डिपेंड करता है, सॉरी वेपर प्रेशर जो होती है बच्चा वो ना ही किसी शेप पे डिपेंड करता है, ना ही किसी साइज पे डिपेंड करता है, ना ही किसी चीज का सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिक्विड जो वेपर प्रेशर जो होता है, चाहे उस लिक्विड को आप एक बड़े से बर्तन में रख दो या फिर किसी भी शेप के बर्तन में रख दो, उसकी वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगी सर, सेम आएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो मैं लिखते जाता हूं हर पॉइंट्स को, आप उसको देखते चलो। चलो
तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। दैट इज सबसे पहला बात हम लोग कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला बच्चे, वोलैटिलिटी। ठीक है ना, वोलैटिलिटी ये होती है सर, क्या होता है वोलैटिलिटी, मैंने डेफिनेशन दिया, दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड टू इवेपोरेट। ठीक है, दैट इज टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू इवेपोरेट। ठीक है ना, इवेपोरेट करने की जो टेंडेंसी होती है किसकी, इवेपोरेट, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है सर, वोलैटिलिटी कहा जाता है। और बेटा जो वोलैटिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेपर प्रेशर की। ठीक है, जो वोलैटिलिटी होती है सर वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, वो वेपर प्रेशर की प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल सही बात है कि वोलैटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब जो लिक्विड जिसका हाई वोलेटाइल होगा, ठीक है ना, हाई वोलेटाइल होगा, उसकी वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा। और जो लिक्विड जिसकी वोलेटिलिटी कम होगी उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी बच्चा, कम होगी। वो क्या होगी बच्चा, कम होगी। ये हो गया पहला बात। ठीक है, दैट इज द वेपर प्रेशर, जिस पे डिपेंड करता है सर टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड टू इवेपोरेट। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, दैट इज जो वेपर प्रेशर होता है सर वो क्या होता है सर, वेपर प्रेशर जो होता है ये ना ही शेप पे डिपेंड करता है ना ही साइज पे। तो हम बोलेंगे सर कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, जो वेपर प्रेशर होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, साइज, ठीक है ना, ऑफ द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर और द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, और द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, ना ही क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, ना ही किस पे डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया। ठीक है, इन सब पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात हो गई बेटा तीसरी बात। ठीक है, अब बात आती है सर कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है। तो बेटा वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है सर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, इन फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं जिसके ऊपर में सर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो क्या होता है सर, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, कहां गया यार, हाँ, तो सबसे पहला बात कर लेते हैं बच्चा, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। किस पे डिपेंड करता है बेटा, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर किसी लिक्विड के बीच में जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ध्यान सुनना, जो लिक्विड के अंदर में जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा उस लिक्विड को अपने तरफ खींचेगा। हाँ सर, तो सर जितना ज्यादा वो लिक्विड अपने तरफ खींचेगा वो कंपाउंड की जो टेंडेंसी होगी लिक्विड से वेपर बनने की वो ज्यादा होगी या कम होगी, जब ज्यादा होगी या कम होगी सर, कम होगी। ठीक है, और अगर वाटर से लिक्विड बनने की प्रॉपर्टी कम होगी तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा वो भी क्या होगा बेटा, कम होगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि वो जगह है वो मतलब क्या हो रहा है सर, वो हट नहीं रहा है ना, उस जगह पे ही वो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं। ठीक, अगर कोलिजन कम होगा सर तो कंपाउंड के अंदर में क्या होगा सर, इवेपोरेशन होने की टेंडेंसी घटेगी। हाँ सर, मतलब वोलेटिलिटी घटेगी। हाँ, वोलेटिलिटी घटेगी। और सर वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, है ना, वोलेटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो वही बोल रहा हूं मैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बेटा, ज्यादा होंगी, ठीक है, तो क्या होगा सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब ज्यादा होंगी तो टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्ट, ठीक है ना, ये क्या होगा सर, ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्ट ज्यादा होगा तो कंपाउंड के अंदर में वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी सर, लो हो जाएगी। और अगर वोलेटिलिटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर जो होगा बेटा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। तो याद रखना बेटा जिसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, वैसे मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करते हैं, जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं ना किसकी, बेंजीन, और बात कर लेते हैं सर वाटर की, तो हमसे पूछा जाए कि सर बेंजीन और वाटर में ज्यादा से ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, तो सीधा बात है सर कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल सही बात है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चलते इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया ना। हाँ सर, इंटरेक्शन बढ़ गया। तो इंटरेक्शन के बढ़ने से क्या होगा बच्चा, ये लिक्विड लेस वोलेटाइल हो जाएगा। तो इसकी केस की बात करें तो अवॉइड बेंजीन के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, वो भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे स्ट्रांग नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे सर कि वाटर इज मोर वोलेटाइल, ठीक है, देन क्या बोलेंगे, बेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन से ज्यादा वोलेटाइल क्या होगा सर, वाटर मॉलिक्यूल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर एकदम, दिस इज द फर्स्ट इन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड्स, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है बच्चा, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। मिटा दूं, समझ में आ रहा है अच्छा से, चलो छाप लो, हट गया मैं, थोड़ा देख भी लेता हूं कि सर वीडियो कितना देर का हो गया है। ओके, 1 घंटा में मैंने इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। चलो बढ़िया एकदम, आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा बात कर लेते हैं, दैट इज सेकंड फैक्टर। दूसरा बेटा जिसपे ऊपर में सर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो होता है बच्चा टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है सर? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बच्चा इसको समझने के लिए इक्वेशन बनाया गया जिसे कहते हैं सर क्लॉसियस कैप्रॉन, ठीक है ना, क्लॉसियस कैप्रॉन, स्पेलिंग थोड़ा गलती हो रहा होगा, क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन, ठीक है। ये जो क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन है ये बनाया गया बेटा। ये क्या बोलता है कि मान लो कि अगर टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर सर मेरा P1 है और अगर वेपर प्रेशर T2 टेम्परेचर पे P2 है, तो हम बोलेंगे कि log P2 by P1, जैसे वहां पढ़ाया था मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स में, तो log P2 by P1 इज डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, ये होता है, ठीक है। मतलब आप साफ समझ सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। अगर मैं इसी इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं तो जैसे वहां बताया था वैसे ही यहां पे भी होती है, दैट इज डी एल एन पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। सेम इक्वेशन ही तो है पूरा पूरा। और ये इक्वेशन बेटा और कहीं नहीं अचानक से उठ के आ गई थी नीट के एग्जाम में, दैट इज नीट फेज 1 की एग्जाम हुई थी बेटा, या फेज 2 में आई थी 2016 में, ठीक है। दैट इज क्लॉसियस कैप्रॉन डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा? डी एल एन पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हो गया बेटा टेम्परेचर की बात कि कैसे टेम्परेचर के बदलने से मतलब कि वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वाली बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है, क्लियर एकदम। अब बेटा जो ये तुम्हारा अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ये जो ग्राफ बनेगा ना वेपर प्रेशर का, ठीक है ना, जो ये वेपर प्रेशर का जो कर्व बनेगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना, वेपर प्रेशर का जो कर्व बनेगा टेम्परेचर के साथ वो कैसा होगा सर? एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे ये होगा और T2 टेम्परेचर पे ये होगा, मतलब कि रेट होती है इवेपोरेशन की वो कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली। कैसे बढ़ता है सर? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है सबको? याद रखना किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का कभी भी वेपर प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किसी भी लिक्विड के अंदर में कुछ ना कुछ प्रेशर 100% होगी, वेपर प्रेशर नेवर भी, ठीक है, वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता है, क्लियर। आगे बढ़े, समझ में आया क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले उस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि वो क्या इक्वेशन बोलना चाहता है और क्या समझाना लिखना चाहता हूं, ठीक है। चलो अब यहां से हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट होगा क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं रॉल्स लॉ के अंदर। ये सोचना कि जाना कहां, तो देखो बच्चा मैं थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं इसका। बेटा ये बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, जो वेपर प्रेशर होता है वो किसी भी लिक्विड का, वो सर क्या होता है कि अगर आप उसके सरफेस एरिया को चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके अंदर के सरफेस एरिया को चेंज नहीं कर रहे हो तो जो वेपर प्रेशर होगा सर उस पर्टिकुलर एरिया का वो क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। बस कंडीशन ये है कि आप कोई और सॉल्यूट उसके अंदर में मिक्स नहीं कर रहे हो, मतलब उसके अंदर आप कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे हो। समझाता हूं बढ़िया समझाता हूं। मान लो बेटा कि मेरे पास एक लिक्विड ए है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास सर? एक लिक्विड ए है, ठीक, ये मेरे पास एक लिक्विड ए है, ठीक। इस लिक्विड ए यहां पर भरा पड़ा है, ये लिक्विड ए मेरे पास भरा पड़ा है, बिल्कुल सही बात है सर। अब मान लो सर कि ये वाला सरफेस एरिया मैंने ले लिया, ठीक, ये वाला पर्टिकुलर सरफेस एरिया मैंने ले लिया और यहां से कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो वाला मैं दिखाता हूं। तो लेट मी सपोज यहां पर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं वो टोटल कितने हैं सर? 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। और जो ये सर लिक्विड है वो कैसा है सर? प्योर है। और बेटा प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको हम दिखाते हैं उसके ऊपर बिंदी लगा के, दैट इज कॉल्ड P नॉट A। लेट मी सपोज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू P नॉट A। बेटा सेकंड बात कर लेते हैं, मेरे पास एक और लिक्विड है, ठीक है, क्या है बच्चा? एक और लिक्विड है मेरे पास, ध्यान सुनना, ये मेरे पास एक और लिक्विड है, ठीक है, ये मेरे पास एक और लिक्विड है। मैंने क्या किया बच्चा, इस लिक्विड की अगर बात करें तो ये भी क्या है? प्योर लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है सर? प्योर लिक्विड है। और इसकी बात करें तो अगर मैं उतना ही एरिया कंसीडर कर रहा हूं जितना एरिया मैंने ऊपर कंसीडर किया, ठीक है ना, जितना एरिया मैंने उधर कंसीडर किया, तो इसके अंदर में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर में भी क्या होंगे बेटा? उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसकी वेपर प्रेशर क्या कहलाई सर? P नॉट, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर? एक सॉल्यूशन बना लिया जिसके अंदर में इन दोनों लिक्विड को मैंने क्या कर लिया बेटा? मिक्स कर लिया। ध्यान से समझना, एकदम बढ़िया क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों लिक्विड को मैंने क्या कर लिया सर? मिक्स कर लिया, ठीक। मैंने इन दोनों लिक्विड को मैंने क्या कर लिया बेटा? मिक्स कर लिया। और मैंने अगर इतना ही एरिया को कंसीडर करता हूं जितना एरिया मैंने पहले लिया था, अब इसके अंदर में सर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, लिक्विड ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और लिक्विड बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये जो बना सर वो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला के बनाया गया और इन दोनों के अंदर में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। बेटा जब हम इसकी भी एरिया को अगर कंसीडर करेंगे ना तो इसके अंदर में भी क्या होंगे? अब दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे सर, हाँ, ए के भी होंगे और क्या होंगे सर? बी के भी होंगे। लेकिन बच्चा याद जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी भी सर ये मॉलिक्यूल्स 100 ही होंगे,
अभी भी क्या होंगे सर 100 ही होंगे। लेकिन बेटा जो ये 100 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर में सर वेपर ए का भी होगा और किसका होगा सर वेपर बी का भी होगा। मतलब इस केस में जो टोटल वेपर प्रेशर आएगी वो क्या होगी सर ए के वेपर प्रेशर के भी होगा और बेटा बी के वेपर प्रेशर का भी सम होगा। ए का भी वेपर प्रेशर होगा और बेटा वी का भी वेपर प्रेशर का सम होगा। क्लियर। और हमेशा याद रखना बेटा कि जो सर ये जो वेपर प्रेशर आएगा इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। ये हमेशा सर उसके प्योर लिक्विड से कम होगा। ऑलवेज ऑलवेज ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से ज्यादा हो जाए। सिमिलरली इसका भी बात कर लेते हैं। तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा सोल्यूशन बनाने के बाद, वो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा बेटा, वो प्योर लिक्विड से हमेशा क्या होता है कम होता है। वो क्या होता है बेटा हमेशा क्या होता है कम होता है। ठीक। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है। क्या स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं वो देखो बेटा। ये स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि वेपर प्रेशर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है सर, नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल पासिंग इनटू द वेपर, पासिंग इनटू द वेपर, ठीक है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल पासिंग इनटू द वेपर पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब एक सरफेस एरिया के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे डिपेंड करेगा मेरा वेपर प्रेशर। और कहते हैं सर कि जब वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ द नंबर चेंजेस ओनली। ये याद रखना इस बात को कि जो नंबर होता है, द नंबर चेंजेस ओनली, ठीक है, ये नंबर तभी चेंज हो सकता है, द नंबर चेंजेस ओनली, ठीक है ना, मिक्सिंग क्या हो रही है बेटा, मिक्सिंग हो रही है। द नंबर ओनली चेंजेस व्हेन क्या बोलेंगे बेटा, मिक्सिंग टेक्स प्लेस। याद रखना इस बात को। ठीक है। ये नंबर हमेशा तभी चेंज होगा सर जब क्या होगी बेटा, मिक्सिंग होगी। क्लियर है एकदम। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा अब लिक्विड का वो हमेशा सर अपने वाले वेपर प्रेशर से क्या आएगा, कम आएगा। और वो क्या होगा सर, पी टोटल विल बी इक्वल टू बोथ द लिक्विड दैट इज ए एंड बी। आगे बढ़े सर। अब हमें ना यही वाला चीज निकालना है। क्लियर। इसी बात को हम अब आगे सीखते चलते हैं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको समझाने के लिए ना बेटा एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉल्ड्स। क्या नाम था बेटा, रॉल्ड्स। ठीक है ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया सर, स्टेटमेंट ये दिया सर कि ये पहला बात याद रखना है कि रॉल्ड्स का जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे उसके अंदर में दोनों लिक्विड क्या होने चाहिए सर, दोनों के दोनों लिक्विड एक दूसरे में घुलने नहीं चाहिए। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर में क्या बोलेंगे सर, मतलब रिएक्ट, क्या बोलते हैं यार उसको, ऐसे समझ सकते हो कि जो मतलब रॉल्ड्स लॉ होता है ना, ये सर हम डिपेंड, पहला बात तो लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, ये दो तुम्हारे वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर में वर्क नहीं करेगा। ठीक है। पहला बात हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है। ये बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर रॉल्ड्स लॉ के बारे में। ये रॉल्ड्स लॉ क्या होता है। ठीक है। रॉल्ड्स लॉ क्या होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन वोलेटाइल लिक्विड नहीं लेंगे हम, किसका लेंगे सर, वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं रॉल्ड्स लॉ। आई एम सॉरी सर, थोड़ा सा कुछ बातें गलती बोल दी है। ठीक है, उसको मैं ठीक करता हूं। ठीक है, चलो देख यही वाला बात। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा, दैट इज नोन एज रॉल्ड्स लॉ। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई रॉल्ड्स लॉ को। ठीक। बात कर रहे हैं हम लोग राउल्ट चचा की, RAUOLTS, रॉल्ड्स लॉ। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार, मेरे को ना इन चाचा लोग का ना स्पेलिंग्स याद नहीं होता है कि चाचा लोग का इतना अजीब सा नाम है यार, राम श्याम लिखते हैं यार, क्या है ये सब। राउल्ट्स लॉ, प्राउस्ट, क्लॉसियस, कैप्रो, क्या नाम है यार सब। हाँ अंग्रेजियों ना, अंग्रेजी वाले हैं सब। चलो बात कर लेते हैं बेटा रॉल्ड्स लॉ की। ठीक है बेटा, रॉल्ड्स लॉ जो हम पहला केस पढ़ने जा रहे हैं रॉल्ड्स लॉ की, वो होगी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी सर, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक। तो देखो बच्चा, रॉल्ड्स लॉ क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द रॉल्ड्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्ट लॉ, ठीक है, रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से सर द वेपर प्रेशर, ठीक है, द वेपर प्रेशर, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड is directly proportional to its mole fraction in a solution। क्या बोला बेटा इन्होंने,
इन्होंने बोला कि सर रॉल्स ने ये बोला कि जो वेपर प्रेशर होगी, ठीक है ना, दो वोलेटाइल लिक्विड्स की, वो क्या होगी बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब हम ये बोलेंगे सर कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी सर पीए, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लेट बी सपोज, कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं और उसको किस टर्म में मैं बोलूंगा वो बता देता हूं। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं याद रखना बेटा कि ए को हम यहाँ पर सॉल्वेंट मान रहे हैं और बी को हम सॉल्यूट मान रहे हैं। पहला बात, हम पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर में ए जहां जहां मैं लिखूंगा वो लिखूंगा सॉल्वेंट को और बी लिखूंगा सल्यूट को। ठीक है, ए मैं किसको लिखूंगा, सॉल्वेंट को, और बी मैं लिखूंगा सॉल्यूट को। ठीक, अगर मैं बात करता हूं प्योर वेपर प्रेशर्स की, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सर पी नॉट ए और इसके लिए लिखूंगा पीबी नॉट। ठीक है, मैं बात करूंगा अगर पार्शियल वेपर प्रेशर की, तो मैं इसके लिए लिखूंगा पीए और इसके लिए लिखूंगा पीबी। ठीक, अगर मैं बात करूंगा मोल फ्रैक्शन की, तो मैं इसके लिए लिखूंगा काई ए और इसके लिए लिखूंगा काई बी। ठीक है, इसके लिए क्या लिखूंगा, काई ए, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, काई बी। ठीक है, अगला मैं बात करता हूं बेटा दैट इज मोल। ठीक है, मोल, इसके लिए मैं लिखूंगा Na, इसके लिखूंगा Nb। इसकी मैं अगर मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा तो मोलर मास में बेटा इसके लिए लिखूंगा Ma और इसके लिए लिखूंगा Mb। ठीक है, ये बातें आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं बेटा, मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। मतलब पहले वाले का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सॉल्यूट। ठीक है, मतलब Pa इज इक्वल टू K इंटू काई ए। हाँ सर, अगर हम लोग कभी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K। बच्चा अगर मान लो कि काई ए का वैल्यू 1 हो जाए, काई ए का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो K जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा सर, इसके प्योर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जो तो उस केस में जब सर काई ए की वैल्यू 1 होगी, उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा सर, वो क्या होगा सर, हाँ प्योर का हो जाएगा, दैट इज नोन एज पी नॉट ए। इसलिए बेटा हम लिख देते हैं पीए बराबर पीए नॉट इंटू काई ए। ये हो गया बेटा पहला फॉर्मूला। ये पीए बराबर क्या होता है सर, पीए नॉट इंटू काई ए। ठीक, वैसे ही बेटा अगर बात करते हैं तुम्हारा किसके लिए, टर्मिनोलॉजीज मिटा दे, छाप लो जल्दी से फटाक से, आप लोग जिसको जिसको छापना है, चलो छाप लिया, मिटा दो, देखो अब मैं बात कर लेता हूं बेटा पीबी के लिए। वैसे ही मैं लिख सकता हूं सर कि जो पीबी होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सॉल्यूट। तो यहां पे लिखूंगा सर कि पीबी इज इक्वल टू, सिमिलरली इसी के साथ के इज इक्वल टू काई बी लिख सकता हूं, और अगर काई बी की वैल्यू 1 हो जाए तो सर पीबी किसके बराबर हो जाएगा, के किसके बराबर हो जाएगा सर, के नॉट, के किसके बराबर हो जाएगा सर, पीबी नॉट के। तो हम लिखेंगे सर पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू काई बी। ठीक, ये हो गया बेटा सेकेंड फॉर्मूला। ये क्या हो गया सर, सेकेंड फॉर्मूला। अब कोई भी सोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो ये मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, वो बना होगा सर पीए से और पीबी से। हाँ सर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी से बना होगा, अभी हमने देखा। तो हम लिख सकते हैं सर कि पीएस बराबर पीए नॉट इंटू काई ए प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी जिंदगी में कभी भी, तो आपको पढ़ाया गया होगा सर कि जो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है सर, 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ठीक, तो अच्छा ये बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट, अगर मैं काई के जगह पे क्या मैं 1 माइनस काई बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, प्लस क्या लिख दूंगा बेटा, पीबी नॉट इंटू काई बी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊं
तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई बी प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। इसको बेटा अगर मैं और अच्छी तरह से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज पी ए नॉट प्लस काई बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। हाँ सर, आप लिख सकते हो। ये हो गया बेटा फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज पीएस बराबर, ठीक है ना, पीएस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पी ए नॉट प्लस काई बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये हो गया बेटा पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम सर दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वो क्या बनाओगे, देखो ध्यान से। तो पीएस बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर हम लोग काई बी की वैल्यू लिखे तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो पीएस बराबर में पी ए इंटू काई ए नॉट प्लस पी बी नॉट प्लस माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो बेटा जब यहां से आप फॉर्मूला बनाओगे तो पीएस बराबर में क्या आ जाएगा, पी बी नॉट इंटू काई बी इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, ये पहले आप फॉर्मूलाज को मेरे साथ याद करो। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बेटा वो क्या है कि अगर बात करते हैं हम पार्शियल वेपर प्रेशर्स की, तो पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दैट देयर वेपर प्रेशर इन देयर प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट, ठीक है। वैसे ही अगर बात करते हैं सर सेकंड वाले की, तो पीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीबी नॉट इंटू काई बी, ठीक। उसी प्रकार से सोल्यूशन जब बना रहे होंगे तो टोटल जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा सर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फिर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करते हैं, तो अगर मान लो कि मुझे काई के टर्म में आंसर देना है, गिर गया पेन यार, कोई बात नहीं यार, गिर गया तो लगता है इंपॉर्टेंट पेन गिर गया, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे बेटा कि जब हम लोग काई के टर्म्स में आंसर दे रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे सर, पी ए नॉट प्लस काई ए इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। उसी प्रकार से सर पी एस बराबर क्या हो जाएगा, काई बी के टर्म में पी बी नॉट प्लस काई ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। क्लियर एकदम बढ़िया से। पहले इस फॉर्मूलास को अच्छी तरह से देखो आप लोग, घूरो इसको, 2 मिनट घूरो, घूरो बढ़िया से घूरो, जितना अच्छे से घूर सकते हो घूरो से, अच्छी तरह से घूरो, मैं देख लूँ कम कैमरा, ठीक है ना, क्योंकि हिल गया था पूरा, ठीक है। घूर लिए, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। और बेटा एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना बेटा, ये है सर एक मदर ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक, ठीक है ना। हम मदर ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक एक चीज बताना चाहेंगे, मिटा दूं, मिटा दूं, चलो। देखो मैं बताना चाहूंगा बेटा, ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक नंबर 1 आ रहा है आपके पास। मैं दे रहा हूं आपको पहला ऑर्गेनोहॉलिज्म, ठीक है बेटा। पहला ऑर्गेनोहॉलिज्म इस चैप्टर का आ रहा है। याद रखना बेटा कि जो सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा, मान लेता हूं बेटा कि पीए नॉट जो है वो पीबी नॉट से बड़ा है, मतलब सर पीए नॉट इज मोर वोलेटाइल देन पीबी नॉट। तो इस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा हमेशा बेटा ए से कम होगा और बी से ज्यादा होगा। ये पहला ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक है जो आपको याद रखना है बेटा, और ये एक मदर ट्रिक है, याद रखना। ये क्या है सर, मदर ट्रिक है। समझाऊंगा क्यों मैंने इसे आपको बताया, ठीक है। ये मदर ट्रिक है, इसे याद रखना कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा बेटा क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन पीए, सॉरी लेस देन पीए नॉट एंड ग्रेटर देन पीबी नॉट। हमेशा ये इंपॉर्टेंट है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मोर वोलेटाइल सॉल्यूट से कम और लेस वोलेटाइल सॉल्यूट से ज्यादा आता है।
ज्यादा आता है। ठीक, अब बेटा हम लोग करने जा रहे हैं इसके ऊपर में बढ़िए बढ़िए 5 सवाल। ठीक है, इन 5 सवालों को आपको अच्छी तरह से देखना है और उसके बाद से ये लेक्चर समाप्त होगा। अगला लेक्चर आएगा शाम में। ठीक है, तो देखो, ये सोचना कि जाना कहाँ, मंजिल मिले या मिल जाए जहां, बेसब्रियां। तो बच्चा एक बात बताना चाहूँगा, आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन है ना। हमें अगले साल कुछ अच्छा करके दिखाना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अपने माता पिता को प्राउड कराना है यार। ठीक है, हमें क्या करना है, मेहनत करना है। अब जितनी मस्तियाँ आपने की थी अपने लाइफ में, अब उसे भूलकर आप पे अटेंशन के साथ 4 महीने बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, 4 महीना रगड़ दो। ठीक है, 4 महीना भी क्या रगड़ना है, बोर्ड्स के लिए तो भाई मैं हूँ ही, जितना मैं बता रहा हूँ ये सफिशियंट है। इससे ज़्यादा बोर्ड्स में कभी नहीं पूछा जाएगा। इतना डीप तो मुझे लगता है कि आपने अपने जब चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा तो इतने डीप के अंदर में वेपर प्रेशर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। और अगर पढ़ा है ना तो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लास 11-12 के अंदर में इतनी अच्छी शिक्षा दी गई हो। आई होप, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना। उनकी नाम खैर लेना नहीं चाहिए लेकिन ले लेता हूँ। हमारे अलग पांडे सर का जो वीडियोस होता है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होता है। सर का जो बैचेस चलता है, लेफ्ट बैच है ना, वो सारी की सारी बैचेस वन ऑफ द वन क्लास टीचर्स पढ़ाते हैं बेटा। उनके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने रख दूँ, है ना। वो कोशिश मेरी तरफ से है सर, जितना हो सके मैं ज़रूर करता चला जा रहा हूँ। और आई होप आपको मेरा सारा का सारा चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। जो लोग अच्छा से फॉलो कर रहे हैं यार, फॉलो करो। ठीक है, आपको बोर्ड्स के अंदर में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन यार ये नीट के अंदर में भी पेपर इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, जो बोर्ड में पूछा जाता है वही नीट में पूछा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं आते हैं, है ना। तो ये दोनों के लिए अच्छा है कि आप इसके साथ साथ आपकी देखिएगा कि नीट के पेपर में भी आपके बहुत सारे सवाल जो होंगे वो यहाँ से कहीं दिखते हुए मिलेंगे, किसी कंसेप्ट पे दिखते हुए मिलेंगे। फिर भी हम अभी बोर्ड्स के लिए बात कर रहे हैं। और बेटा बस यही बोलना चाहूँगा कि आखिरी समय है, 31 दिसंबर आज बीत रहा है। 1 जनवरी से आप मस्ती कर लो। ठीक है, 1 जनवरी को जितना मस्ती करना है कर लो, क्योंकि लाइफ की शुरुआत हमेशा, किसी भी नई दिन की शुरुआत हमेशा कैसे करनी चाहिए, मस्ती के साथ करनी चाहिए, है ना। मस्ती करोगे लाइफ भर खुश रहोगे, पूरे साल अच्छे रहेगा। और बेटा साल अगर अच्छा करना है और आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो बच्चा मेहनत करना होगा, है ना। जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको ऐसा लगता है कि क्लास 11-12 में मैं बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया, उससे कोई निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ाई करो, ठीक है, फिर से जान लगाओ। बिल्कुल, मतलब बोला जाता है ना कि जिंदगी में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो एक बार बच्चा सबसे पहले क्या करना जरूरी होता है, वो होता है बेटा कि आप तमीज से एक बार अच्छी तरह से मन लगा के कंसेप्ट को पढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ यार कि नीट के अंदर में 180 ऑफ 180 केमिस्ट्री में लाना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ बच्चे गलतियां कर देते हैं छोटी मोटी, ऐसा नहीं होता है कि उन्हें आता नहीं है। ठीक है, होता क्या है ना कि बच्चे हड़बड़ी के अंदर में, नर्वसनेस के चलते, है ना, या फिर कोई उनके अंदर में ना पहले से पेयर प्रेशर होता है, तो उस केस में उनकी मार्क्स डाउन होती है। ऐसे ये पेपर के अंदर में कोई भी चीज़ें टफ नहीं आती। और भाई बोर्ड की तो बात ही छोड़ दो यार, बोर्ड में तो पेपर ही हलवा आता है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपकी जो सीबीएसई 2023 आने वाली है वो आपकी ज़बरदस्त जाए। सारे कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी एसर्शन रीजंस भी नहीं छूटेंगे, इसका टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के लाइंस को कवर करता जाता हूँ। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। यहाँ से मैं 5 सवाल बढ़िया बढ़िया कराता हूँ, आप देखो। ठीक है, सबसे पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ, लिख के लाया हूँ मैं सवालों को। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन है कि द 3 मोल ऑफ द बेंजीन एंड द 6 मोल ऑफ द टॉलुइन। मेरे पास बेटा 3 मोल बेंजीन है, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, क्लियर, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। तो लिखना बच्चा, दैट इज सवाल लिखते हैं। ठीक है, सवाल कहाँ गया यार, पेन कहाँ चला गया। हाँ, तो सवाल लिखना बच्चा।
सवाल क्या है बेटा, दैट इज पहला सवाल लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। मेरे पास 3 मोल क्या है, बेंजीन है, ठीक है। 3 मोल मेरे पास बेंजीन है और 6 मोल टॉलुईन है, ठीक है। और क्या है सर, 6 मोल टॉलुईन है, ठीक है, C6H5CH3, ठीक है, टॉलुईन है। मेक्स एन आइडियल सॉल्यूशन, मेक्स एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मिलके दोनों क्या बना रहे हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा कि इफ द पीबी नॉट, इफ द बेंजीन का अगर मान लो सर कि जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है वो बेटा दे रखा है 900 टॉर, ठीक है, और टॉलुईन का दे रखा है बच्चा दैट इज 360 टॉर, ठीक है। क्या होगा, 360 टॉर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता दो। क्लियर है एकदम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा कि द 3 मोल ऑफ द बेंजीन एंड द 6 मोल ऑफ द टॉलुईन मेक्स एन आइडियल सॉल्यूशन इफ द पीबी नॉट, दैट इज बेंजीन का वेपर प्रेशर है बेटा 900 टॉर और टॉलुईन का प्योर वेपर प्रेशर है 360 टॉर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो बच्चा कैसे बनेगा ये, चलो देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक। मैंने क्या बोला था बेटा कि जो वेपर प्रेशर निकालना है उसकी फॉर्मूला क्या होगी सर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मान लो मैं एक टर्म में लेता हूं, एक आप क्या करो ना, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला कोई पकड़ो, ठीक है। वो क्या होगा सर, दैट इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, एकदम सही बात है सर। मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है, क्या दिक्कत है यार। देखो अगर मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A की, तो वो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ A इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ A, ठीक। तो मैं बोलूंगा सर कि A की मोल क्या होगी सर, 3/9, ठीक है, दैट इज ये आ गया बेटा 1/3, ठीक। वैसे ही बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, 1 - 1/3। क्या जरूरत है कैलकुलेशन करने का, आपको पता है कि XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है। 3 एलसीएम ले लो बेटा, 3 - 1/3 दैट इट विल बिकम 2/3। अब क्या करना है बच्चा, बस पुट कर देना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA नॉट, हमने मान लिया बेंजीन को, ठीक है, दैट इज 900 इंटू 1/3 प्लस 6 सॉरी कितना दे रखा है 360 इंटू बेटा क्या लिखेंगे 2/3। बस क्या करना है, कटम कुटम खेलना है, 3 3 9 होता है, ठीक है। ये हो गया 300, ये क्या हो गया बेटा 3 के टेबल में ये कट जाएगा 1 बार में, 100 क्या आ जाएगा 20। टोटल कितना आ गया सर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 300 प्लस 12 दूनी 24, दैट इज 240। बेटा ये वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, दैट इज 540 टॉर, 540 टॉर। अब जो मैंने आपको ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक नंबर 1 बताया था, वो बोला था सर कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा सर, मैक्सिमम वाले से कम और सर मिनिमम वाले से ज्यादा होगा। ध्यान से देखो, मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू था वो था सर 900 टॉर और जो मिनिमम वैल्यू था वो था 360 टॉर। तो ध्यान से देख सकते हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा क्या आया, इन दोनों के बीच में आया और वो कितना आया 540 टॉर। बेटा इससे क्या होगा ना, कभी कभी जब आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे बेटा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप ना क्वेश्चन के मतलब क्या होगा ना, इलिमिनेट कर पाओगे 3-4 में से कम 2 ऑप्शंस को, जिसके अंदर में जैसे अगर यही पे ऑप्शंस मैं बना देता, पहला ऑप्शन मैं दे देता 360 टॉर, दूसरा ऑप्शन मैं दे देता दैट इज इक्वल टू 800 टॉर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैं दे देता 540 टॉर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन मैं दे देता बेटा दैट इज 1020 टॉर। तो आप तो बेटा पहले ही जानते हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो 900 और 360 के बीच में आएगा, तो 360 भी नहीं हो सकता सर और उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। अब सर 800 तो होगा नहीं, 800 तो हो नहीं सकता ना। अब इतना, अब देखो 2 वैल्यू हो सकती है, नहीं तो 800 टॉर होगा या फिर 540 टॉर होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
अब ये वाला जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके एकदम पास हो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता सर। मतलब ये वाला जो वैल्यू है, सीधे आंसर आप टिक कर सकते थे 540 टॉर विदाउट दिस कैलकुलेशन। दैट्स व्हाई आई विल गिविंग यू द ऑर्गेनोहॉलिज्म नंबर 1 कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है बच्चा, वो हमेशा क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वाले से कम और मिनिमम वाले से ज्यादा होता है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, सवाल देखो। सवाल ये है बेटा कि एन आइडियल सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग, एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन इज मेड, an ideal solution is made by mixing, ठीक है। the ideal solution is made by mixing 2 mole A, ठीक है, and 3 mole B, ठीक है। क्या बनाया गया बेटा, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 2 मोल A के लिए गए और 2 B लिए गए। बेटा बोल रहा है कि इफ द PA नॉट इज इक्वल टू 800 mm ऑफ Hg, ठीक है, एंड PB नॉट इज इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, दैट इज 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है। हमें बताना है बेटा कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा, वैसे ही सवाल है, सेम सवाल है, सॉल्व करो। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द, क्या बताना है बच्चा, हमें सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को बेटा क्या करेंगे, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे सवालों को। मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूं, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है इस बात की कि अगर आप वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, आप कुछ नहीं सीखने वाले। आप सिर्फ क्या करोगे, वीडियो देखोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, इतना दूर पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को क्या करना है बच्चा, पॉज करना है, सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी, इतना समय दे रहा हूँ, बहुत समय दे रहा हूँ। कर लिए, बढ़ूं, हुआ, चलो। देखो बेटा क्या बोल रहा है कि an ideal solution is made by the mixing of the 2 mole of an A and the 3 mole of the B, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। देखो बेटा मैंने फिर से वही फॉर्मूला लगाया, पहले x से निकाल लूं, हाँ निकाल लो ना मास्टर, दैट इज इक्वल टू Na अपॉन ये, ओके। तो मैं लिख दिया बेटा 2/5 और x भी क्या हो जाएगा बेटा 1 - 2/5, दैट इज इक्वल टू 3/5, ठीक। चलो इतना निकाल लिया आपने। अब बेटा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो P0 AXA प्लस PB नॉट XP के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो PA नॉट को मैंने ले लिया सर 800 इंटू 2/5 प्लस मैंने ले लिया कितना सर, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 3/5, ठीक है। यहां से देखो पन्नो 48, ठीक है ना, और ये कितना है 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक है ना, 5 छके 30, 160 आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 5 चौके 20 और 40, ठीक है। 16 दूनी 32 होता है और 4 दिया 12 और 0, ये हो गया बेटा दैट इज 0 4 5, अरे ये तो वही आ गया 540 टॉर। कितना आ गया बेटा, ये 540 टॉर आ गया, ठीक है। ये भी कितना, सॉरी कितना आ गया 540 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये क्या हो गया सर 540 mm ऑफ Hg हो गया, ठीक। चलो बढ़िया सवाल था, समझ में आ गया। देखो ये वैल्यू भी क्या है, इससे अलग अलग है, ठीक। आगे बढ़े, तीसरा सवाल करोगे, करो तीसरा सवाल करो।
ठीक है, तीसरा सवाल करो। क्वेश्चन है बेटा कि द वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म। क्या क्वेश्चन है, मैं डार्क नहीं करता हूं, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने देखा नहीं था यार ये सवाल, सेमी टाइप का आ गया, आंसर नहीं मिल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या है बेटा कि द वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमिथिलीन, ठीक है ना, मिथिलीन at 25 degrees Celsius are 200 mm of Hg, are 200 mm of Hg, ठीक है, and 415 mm of Hg, and 415 mm of Hg, ठीक है। क्वेश्चन बोला रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, अच्छा इज्जत से, द वेपर प्रेशर ऑफ of the solution, vapor pressure of the solution, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन obtained by mixing, obtained by mixing, ठीक है, obtained by mixing 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म, ठीक है, obtained by mixing क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बेटा दे रखा है इसका, वो है सर 119.5 U, ठीक है, और बेटा क्या दे रखा है 40 ग्राम 40 ग्राम मिथिलीन डाइक्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है बेटा 85 U, ठीक है। is pause the video, solve the question, pause the video बेटा, solve the question, ठीक है, that is the vapor pressure of the chloroform and डाइक्लोरोमिथिलीन। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। चलो जल्दी से तेजी में। चले बेटा, करें सवाल, बोलो करें। चलो देखो क्या बोल रहा है बच्चा इसके अंदर में कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म है और CH2Cl2 है, उसकी जो भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों का वेपर प्रेशर सर प्योर स्टेट में दे रखा है, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दिस 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किसको कैलकुलेट करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट अपॉन क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज द वेट गिवन, दैट इज 25.5 ग्राम्स, और ये कितना दे रखा है 119.5। जरा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि समय की कमी, आप नहीं करोगे इस तरह से, ठीक है। दैट इज 25.5 डिवाइडेड बाई बेटा 119.5, ठीक है। ये आ रहा है बेटा, दैट इज ये कितना आ रहा है 0.21, ये कितना आ रहा है सर 0.21, और बेटा इसी को मैं लिख सकता हूं 51/229, ठीक है। वैसे ही मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ले लूंगा बेटा, दैट इज CH2Cl2, तो क्या हो जाएगा वेट अपॉन क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट कितना गिवन है सर, इसका 40 दे रखा है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर 50, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर 40 को डिवाइड कर दिया
85 से, ठीक है ना। तो ये आ गया सर कितना, दैट इज इक्वल टू 0.47, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 8 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 17, ये आ गया मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म निकाल लेते हैं। तो ये क्या लिखोगे सर, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल ऑफ डाइक्लोरीन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मोल ऑफ द क्लोरोफॉर्म कितना है बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.21 डिवाइड बाय, यहां क्या लिखोगे 0.21.47, ये कितना आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय, यहां करेंगे सर, यह आ गया 8, ये कितना हो गया सर 6, पॉइंट में कितना आ गया 0, ठीक है। तो 21/68 आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सर 21 डिवाइडेड में 68, ये वैल्यू कितनी हो गई सर 0.3 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमको यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब लगा देंगे सर फॉर्मूला, क्या होगा सर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P0 AXA प्लस बेटा PB नॉट XB के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P0 A कितना है सर 200, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन A दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.3 प्लस PB नॉट कितना दे रखा है सर 415 इंटू XB कितना आ गया सर 0.7। अब यहां क्या कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, दैट इज 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और एक जीरो कम हो गया 60 प्लस यहां पे देख सकते हो एक, इसको क्या करना होगा बेटा 415 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 0.7 से, ये कितना हो जाएगा बेटा 290, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर 0 और ये हो गया 15, एक हाथ में 350 mm ऑफ Hg, कितना आ गया बेटा 350 mm ऑफ Hg आ गया। ये हो गया मजदूरी, इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग मजदूरी, ये क्या है मजदूरी, इसे क्या कहते हैं सर मजदूरी, ठीक है, ये मजदूरी है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा मजदूरी। थोड़ा मजदूरी वाला सवाल कराना जरूरी था अगर आपके पेपर में आ गया तो, ठीक है, ये हो गया मजदूरी, ठीक है, मजदूरी से दूरी डैश स्टार है जरूरी। चलो आगे बढ़ते हैं, डैश में कुछ भी भर लेना बेटा, मैं नहीं जानता। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखा जाए। चलो अगला सवाल बेटा कर लो आप लोग एक और, उसके लिए बेटा आ रहा है आपके पास ऑर्गेनोहॉलिज्म 2, ठीक है, क्या है बेटा वो ऑर्गेनोहॉलिज्म 2, वो देख लो। मुझे को इतना पता है कोई आज तुझसे दिल लगाए कोई, रब्बा ने ऑर्गेनोहॉलिक हैज टैटू, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बच्चा सेकंड ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक का। बच्चा कभी कभी क्या होता है कि जब भी बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिखते, याद रखना क्या बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट लिखते, ठीक है, कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर अगर बॉइलिंग पॉइंट पे दिया हुआ होगा, ठीक है ना, एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सबस्टेंस, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे वो कंपाउंड को अगर हम रिएक्शन करा रहे हो, अगर उसकी मिक्सिंग उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, तो याद रखना कि एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज 760 mm of Hg और 1 एटमॉस्फेयर। याद रखना इस बात को बेटा कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो कि जो रिएक्शन हो रहा है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, तो उस केस में बेटा हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, और वो कितना होगा 760 mm ऑफ Hg होगा, ठीक। आइए बेटा इस पे सवाल करते हैं।
क्वेश्चन है बेटा कि एट, ठीक है ना, सवाल क्या है कि एट 88 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन है बेटा एट 88 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड द प्योर टॉल्यूइन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉल्यूइन, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड द प्योर टॉल्यूइन, ठीक है, आर गिवन एज 900 mm of Hg and 360 mm of Hg, आर 900 mm of Hg एंड कितना था बेटा, दैट इज 360 mm of Hg रिस्पेक्टिवली, 360 mm of Hg, ठीक है ना। क्या लिखा है कि एट 88 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉल्यूइन आर 900 mm of Hg एंड 360 mm of Hg, ठीक। क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, बेटा क्वेश्चन है कि इफ द बॉइलिंग पॉइंट of the solution, if the boiling point of the solution is, ठीक है, if the boiling point of the solution is 88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस, find the mole fraction of the benzene in the solution, find the mole fraction of benzene इन अ सॉल्यूशन, बहन जी का क्या निकालना है हमको सर, मोल फ्रैक्शन, ठीक। आओ देखो कैसे मैं कंसेप्ट को लगाता हूं। यहां पे बेटा कहीं पे भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं गिवन है और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ दिया, तो इस केस में बेटा मैं क्या करूंगा, हम ये मान लेंगे क्योंकि सर 88 डिग्री सेल्सियस उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, तो सॉल्यूशन का जो फाइनल वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा सर, 760 mm ऑफ Hg ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा बेटा, 760 mm ऑफ Hg ही आएगा। अब हम लगा देंगे रॉल्ड्स लॉ, दैट इज PS बराबर में P नॉट A XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक को मैं ले लेता हूं और एक को छोड़ देता हूं, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो लिखा सकता है P नॉट A इनटू, यहां किसका ले लेते हैं सर, एक मिनट, हाँ, तो इसमें एक को मैं मान लेता हूं सर, इसको मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूं, XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने सिखाया था, हाँ सर आपने सिखाया था। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 760, ठीक है, हम ये निकालने जा रहे हैं बेटा बेंजीन का, किसका निकालने जा रहे हैं बेटा, बेंजीन का, और ये जो PA नॉट है ये हम लोग किसको रखेंगे बेटा, PA नॉट हम लोग रखेंगे बड़े वाले को, ठीक है ना, आई थिंक वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ही पूछ रहा है, तो यहां पे हम लोग रखेंगे सर 360 प्लस XB इनटू, यहां लिखेगा बेटा 900 माइनस कितना लिखेंगे सर, 360, यहां से देखो 760 इज इक्वल टू 360 प्लस 900 XB माइनस 360 XB, ठीक है, यहां से देखो 760 माइनस 360, ये कितना आना चाहिए सर, ये हो जाएगा सर कितना, 500, ठीक है ना, सही है ना, 500 आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 500, तो यहां पे सीधे लिख देता हूं मैं 500, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 500 इज इक्वल टू 900 में 360 घटाओगे 0, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा सर दैट इज 0, और ये हो गया सर 4, और ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा सर 550 इंटू XB, तो यहां से सर XB की वैल्यू निकल गई 500 अपॉन 540, ठीक है, ये हो जाएगा 10, जो ये आ जाएगा सर आंसर, ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो आप, ये क्या लिख सकते हो, 25 बटे क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 1 हाथ में, 25/26 आंसर आ गया। ये हो गया बेटा ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक नंबर 2। एट द बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज 760 mm ऑफ
Hg। कितना लिया जाता है सर? 760 mm ऑफ Hg। तो यहीं तक था बेटा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये चैप्टर का पहला टॉपिक समझ में आया होगा। कल बेटा इसका और आगे हम लोग मूव करेंगे, जिसके अंदर में हम सर बात करेंगे आपका वेपर वाला कंसेप्ट के ऊपर में भी, कि सर अगर लिक्विड और वेपर दोनों का अगर पूछ लिया जाए तो उस केस में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और रॉल्स लॉ को क्या करेंगे, इंटरमिक्स करके जो सवाल बनते हैं उनको देखेंगे। और कल का लेक्चर में ही आएगा बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कल क्या मतलब आज के शाम के लेक्चर के अंदर में, जो नाइट में लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर में बेटा आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।